नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 8 का पाठ भारत की खोज का सेकंड अध्याय का मैं पार्ट 6 बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं और भी जितना भी पार्ट है मैं बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी मैं पार्ट 6 समझाने जा रही हूँ। पार्ट 6 में नेहरू जी कहना चाह रहे हैं यह भारत की विविधता और एकता है। तो इसमें नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं भारत के बारे में, इसमें जानकारी दिए हैं। तो भारत की विविधता अद्भुत है और प्रकट है। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत की विविधता जो है हमारे भारत देश में अनेक तरह के जाति धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, सब में एकता है और वह प्रकट रूप से दिखाई देता है और कोई भी उसे देख सकता है। वह सतह ही पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों से भी। यानी शारीरिक रूप का मतलब है जो हमारी बनावट है, रूप रंग है, उससे भी हम उसको जान सकते हैं। और मानसिक आदतें क्या होता है, रहन सहन से भी, किसी के रहन सहन से भी हम उसके बारे में जान सकते हैं कि हमारे देश में कितने तरह की विविधता है और कितने तरह के संप्रदाय है। सबका रहन सहन, वेशभूषा और खान पान में भी अंतर है, लेकिन अंतर रहते हुए भी सब एक हैं। और बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी, मतलब साउथ के वासी, तमिल में बहुत कम समानता मिलती है। तमिल के लोगों में जो है कम समानता मिलती है। उनकी नस्लें भिन्न है, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि उनकी नस्लें भिन्न हैं, कुछ जो है समान सूत्र हो सकते हैं। मतलब हम लोगों के सोचने का जो ढंग होता है वह सब जो एक हो सकता है। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि चेहरे का गठन जो होता है, चेहरे का आकार प्रकार जो है वह और खाने पहनाने में भी भिन्न होता है। भाषा भी कुछ अलग अलग सी होती है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी। यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की उसमें गमक महक दिखाई देती है। मतलब मध्य एशिया का जो भी संस्कृति है उसमें इसमें भी देखने को मिलता है। और वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के रीति रिवाज हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाती है। हिमालय के उस पार जितने भी जगह है उसकी याद दिलाती है। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। पठान लोग के जो लोक नृत्य हैं वह रूसी कोजक से मिलता जुलता है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही है जैसे तमिल पर। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि इतनी सारी भिन्नता है हमारे देश में, लेकिन इतने भिन्नता होने के बावजूद भी सबके ऊपर भारतीय छाप बने हुए हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी, और यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं सीमा के प्रदेश भी और अफगानिस्तान, इन सब का जो है रीति रिवाज मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। भारत के साथ हजारों वर्ष से ये लोग जुड़े हुए हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले ये लोग बुद्ध थे, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और इससे पहले भी वे लोग वैदिक काल में हिंदू थे। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। सीमांत क्षेत्र जो है वह पुराने हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके केंद्र में थे। अभी भी स्मारकों और मठों के ढेरे ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हुए हैं। मतलब वहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे अवशेष। जब मिट्टी की खुदाई होती है
तो बहुत सारे अवशेष वहाँ मिलते हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के। वहाँ पर तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय का अवशेष भी वहाँ मिलता है, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। 2000 वर्ष पहले जो है इसकी प्रसिद्धि काफ़ी फैली हुई थी, तक्षशिला महान विश्वविद्यालय की। सारे भारत के साथ एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। वहाँ पर दूर दूर के लोग, बच्चे लोग पढ़ने आते थे। धर्म परिवर्तन में अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन से जो है कुछ अंतर आया है, पर उन लोगों की मानसिक जो आदतें हैं वह पूरी तरह से बदल नहीं सकी है। अब आगे नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। पठान और तमिल जो हैं दो उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है, यानी उन दोनों के बीच में ही है, बहुत ज़्यादा भिन्न है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इससे भी गहरा छाप भारतीयता का है। यानी सबको देखकर पता चलता है कि सभी भारतीय हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बना रही है। मतलब यहाँ पर इतने सारे जो हैं धर्म और संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, सारे भाषाओं को लेकर लोग चल रहे हैं। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कामावेश एक से हैं, और इनके जो भी गुण दोष हैं, कामावेश है, काम करने की जो शक्ति होती है, यह सब एक है। इसकी जानकारी पुरानी परंपराओं और अभिलेखों से मिलती है। पुरानी परंपरा और अभिलेखों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सब में जो भी विचार शक्ति होती है, काम करने की क्षमता होती है, सब एक सा दिखाई देता है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिसकी राष्ट्रीयता विरासत एक ही थी। मतलब सबकी जो है राष्ट्रीय विरासत ऐसा नहीं है किसी एक की है, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया है, वह केवल एक के लिए नहीं है, बल्कि यह सबकी विरासत है, भारतीयों की विरासत है। और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी, और नैतिक उन लोगों की जो भी विचारधाराएं थी सबसे मिलती जुलती थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत ने अपने आप में एक दुनिया थी। प्राचीन चीन की तरह जो है भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। और क्या हुआ, विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब्ज हो गए। मतलब विदेश से जो भी लोग आते थे वे क्या होते थे, भारतीय संस्कृति को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, और वे लोग भी इस संस्कृति को अपना लिए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया, और जब भी कोई तोड़ना चाह रहे थे अपने देश को, हमारे देश को, तो सब में एकता थी और किसी ने ऐसा करने नहीं दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। यानी कह रहे हैं कि जब से भारत देश अस्तित्व में आया तब से जो है सब एकजुट होकर रहने की आदत सी सब में पड़ गई। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की गई। और यह जो है कल्पना, यह केवल कल्पना ही नहीं है बल्कि सबके अंदर की ऐसी भावनाएं हैं। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। और रीति रिवाज जो भी था, हमारे भारत के रीति रिवाज और सब में जो ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना है, यह सब में अपार श्रद्धा देखी गई, और सबों में सहनशीलता देखा गया कि हमारे देश पर कितने बार आक्रमण हुए, लेकिन सब लोग किस तरह से जो है उसको आक्रमणकारी जो भी यहाँ पर बर्ताव किया उसको लोग बर्दाश्त किए, और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्य ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। यानी हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि एक
धर्म के लोग ही हमारे देश में रहे, बल्कि सभी धर्म को लेकर हम लोग चले। आगे नेहरू जी कह रहे हैं कि किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नता हमेशा देखी जा सकती है। बोल रहे हैं कि समूह में चाहे कितना भी लोग घनिष्ठ रूप से रह रहा है, लेकिन छोटी बड़ी भिन्नता तो हर व्यक्ति के साथ होती ही है। मतलब हर व्यक्ति के स्वभाव विचार में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। और बोल रहे हैं कि जब हम यह जो है समूह तब जो है हम लोगों के सामने आता है जब हमारे देश पर कोई आक्रमण करना चाहता है, तो हमारे देश के सारे लोग एक हो जाते हैं। और यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। आगे बोल रहे हैं कि प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। उस समय क्या था? सामंतीवाद था। धार्मिक या जाति संबंधों को अधिक लोग महत्व देते थे। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर के से अपनेपन की अनुभूति करता है। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की याद सबको आती है, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। और बोल रहे हैं कि जब ये लोग कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो अपने आप को परदेसी महसूस करते हैं। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया, उसे अजीबपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, बोल रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुए जो हमारे भारत वर्ष में आ गए और कुछ पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। और वे लोग जो है धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के धर्म को अपना लिया, संस्कृति को अपना लिया, सभ्यता को अपना लिया और सब जो है एक हो गए। और वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भी वे भारतीय बने रहे, यानी भारत के वे लोग कहलाए गए। अब आगे नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भी जाती है, भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रह रहे हैं। आज क्या हो रहा है, यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं जो है राष्ट्रीयवाद अधिक विकसित हो गई है और विदेश में भी विदेश में भी जो लोग जाते हैं वहाँ राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से वे लोग क्या होता है, जब विदेश जाते हैं तो सारे लोग जो हैं भारत के जो भी हैं एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उसमें भीतरी मतभेद हो, चाहे भीतर से जो भी मतभेद हो, लेकिन वे लोग भारत के वासी कहलाते हैं और भारतीय होने के नाते सबसे प्रेम भाव से रहते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। हमारे देश के जो भी हिंदुस्तानी ईसाई हैं, जो हिंदुस्तान के कल्चर को अपना लिए हैं, वे अगर हिंदुस्तान से कहीं भी जाते हैं तो उनको जो है हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। और यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है चाहे तुर्क में, चाहे अरब में, ईरान में या किसी अन्य देश में जहाँ भी वे जाते हैं तो वे इस्लामी ही कहे जाते हैं। आगे नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। बोल रहे हैं कि सबके मन में जो है अपने देश, मातृभूमि का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है। देश के बारे में हमेशा एक तस्वीर सी रहती है और सोच भले ही अलग हो। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में अनेक तरह की तस्वीर आती है। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे गाँवों के बारे में। और जब भी मैं भारत की याद करता हूँ
तो मुझे भारत में जो छोटे छोटे गांव हैं, जो दूर दूर तक फैले हुए मैदान हैं, उसकी याद मुझे आने लगती है। उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, और जो कस्बे और शहर में इन्होंने यात्रा की थी, उनके बारे में इन्हें याद आने लगती है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में, जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। और यहाँ पर नेहरू जी को वर्षा ऋतु, यहाँ की जो है भारत देश में जो वर्षा ऋतु होती है, जब झुलसी हुई धरती पर, मतलब काफ़ी जो ग्रीष्म ऋतु जब पड़ता है और धरती झुलस जाती है, झुलस जाना मतलब धरती पर हम पैर भी नहीं रख सकते हैं, तो उस समय जब बारिश होती है तो कितना सौंदर्य बिखर जाता है, चारों तरफ कितनी हरियाली हो जाती है और झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। और विशाल नदियों और उसके बहते जल के बारे में भी उन्हें बहुत ही जो है सुनने में उनको अच्छा लगता है कि हमारे देश में जब विशाल नदियाँ भी हैं, बहते हुए जल हैं, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में भी सोचते हैं, और भारत के दक्षिण सिरे के बारे में भी सोचते हैं, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है। यानी यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि उन्हें वर्षा ऋतु तो पसंद है ही, उसके साथ साथ उनको हरियाली भी पसंद है, फिर नदियाँ भी पसंद है, बहते हुए जल पसंद है, और सबसे ज़्यादा जो है इनको पसंद क्या है, बर्फ़ की टोपी पहने जो है हिमालय या बसंत ऋतु में जो कश्मीर की किस तरह से कश्मीर का दृश्य सुंदर सा हो जाता है, और वहाँ पर जो है फूल किस तरह से लदे हुए दिखाई देते हैं, जिसके बीच कलकल खलखल करता झरना बहता है, और उसके बीच जो है कलकल खलखल करता हुआ झरना बहुत ही हृदय को मोह सा लेता है, और वह देखने में उन्हें बहुत ही आनंद आता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं, यानी हम अपने मन में जो दृश्य देखते हैं उसकी हम तस्वीर बना लेते हैं। अपने देश के पहाड़, नदियाँ, फूलों, झरनों की हम लोग तस्वीर बना लेते हैं, और इसको अपने हृदय में किस तरह से संजो कर रखना चाहते हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यह पाठ आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे नए पाठ के साथ मैं मिलूँगी। धन्यवाद।